हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से और आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट जो है इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे। ह्यूमन में कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, कौन कौन से टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है वो ह्यूमन बीइंग्स में या प्लांट्स में किस तरह से शरीर से बाहर निकलता है, कैसे रिमूव होता है। तो ये जो दोनों सिस्टम्स हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है कि ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और वो जो खाना डाइजेस्ट होता है उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे एक एक पार्ट तक पहुंचना चाहिए। तो अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये किस तरीके से पहुंचेगा, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि ब्लड जो है वो इस खाने को एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली लंग्स में जो फ्रेश एयर आती है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो एक एक सेल तक पहुंचनी चाहिए ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके इन रेस्पिरेशन। तो वहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है ब्लड उसे एब्जॉर्ब करता है और उसे एक एक सेल तक लेके जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स की, इसके अलावा फूड और ऑक्सीजन के अलावा और वेस्ट मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये जो सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इट ऑल इज़ डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ये सारा काम कर रहा है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला तो वो टिश्यू जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। अब क्योंकि जो सब्सटेंस है उसने एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाना है, देन इट हैज़ टू बी अ फ्लूइड ताकि वो आसानी से फ्लो कर सके। तो हमारे शरीर का जो फ्लूइड टिश्यू है वो है ब्लड, और ये ब्लड ही है जो एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस को मूव करता है। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सबसे पहला कंपोनेंट है। उसके बाद अब ये जो फ्लूइड है ये अपने आप फ्लो नहीं कर सकता, इसको फ्लो करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमने अपने घर पे अगर पानी है, पानी को हमने टैंक में ऊपर घर के ऊपर जो छत पे टैंक है वहाँ पे हमने पानी चढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें या कोई पंप या कुछ हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर में जो ब्लड है वो अपने आप नहीं फ्लो कर सकता, बल्कि एक पंप है जो इस ब्लड को लगातार ताकत देता है और ये ब्लड जो है ये फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो हमारा पंप है ये है हमारा हार्ट, यानी कि हमारा दिल। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट, अब ये जो ब्लड है ये कुछ ट्यूब्स में, कुछ पाइप्स में फ्लो करता है, और वो जो ट्यूब्स हैं या वो जो पाइप्स हैं वो है हमारी खून की नाड़ियाँ, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स। तो ये 3 चीज़ें मिलके ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स जो हैं ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार करती हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्लड जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप ब्लड के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। इसमें एक प्लाज्मा होता है। आप यहाँ पे ये जो येलो कलर का जो फ्लूइड सा देख रहे हैं जिसके अंदर सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ये जो येलो कलर का फ्लूइड है, पेल येलो कलर का, ये हमारा प्लाज्मा है। और इसी में खाना, कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट वगैरह जो है वो प्लाज्मा में घुल जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है, आप ये रेड कलर के सेल्स देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है हमारे RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स। ये रेड कलर के जो सेल्स हैं ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, आपने इससे पहले सुना होगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है वाइट ब्लड सेल।
आप इसमें ब्लूइश कलर के कुछ सेल्स देख रहे होंगे, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं, और कोई भी अगर पैथोजन, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अगर हमारे शरीर में एंटर करता है तो ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो उन जो पैथोजेंस हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये हमें बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचाते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। आप इसमें येलोइश कलर के कुछ स्टार शेप्ड सेल्स देख रहे होंगे, इरेगुलरली शेप्ड, ये प्लेटलेट्स हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारे ब्लड में अगर बाय चांस हमें कभी चोट लग जाए या कोई कट लग जाए तो हमारे शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है, बट आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो वो खून है वो रुक जाता है और उसकी जगह पे एक जो इकट्ठा सा सॉलिड सा एक मास इकट्ठा हो जाता है जिसको क्लॉट कहते हैं। तो ये जो क्लॉट बनता है ये प्लेटलेट्स की मदद से बनता है। जो प्लेटलेट्स हैं इनका यही काम है कि अगर कभी कोई चोट लगे तो ये जो खून का फ्लो है उसको रोक देती है। सूख के जो ब्लड है सूख के जम जाता है, ये प्लेटलेट्स की मदद से जमता है ताकि खून का जो फ्लो है वो रुक सके, हमारे शरीर से ज़्यादा जो ब्लड है वो बाहर ना निकल जाए। सो प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं, और इस क्लॉटिंग में कैल्शियम आयंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अगला जो कंपोनेंट है वो है हमारा पंप, यानी कि हमारा हार्ट। हमारा हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कार्डियक मसल से बना हुआ है। कार्डियक मसल्स के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये एक स्पेशल तरह के मसल्स होते हैं जो सारी ज़िंदगी लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो लगातार ब्लड को पंप कर सकता है। अब हमारा जो हार्ट है इस ये 4 चेम्बर्स में बटा हुआ, इसके 4 चेम्बर्स हैं। ऊपर वाले जो 2 चेम्बर्स हैं इन्हें कहते हैं हम एट्रियम या ऑरिकल्स, और नीचे वाले जो 2 चेम्बर्स हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। सो ऊपर वाले जो चेम्बर्स हैं ये छोटे होते हैं और ये ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, और जो नीचे वाले चेम्बर्स हैं ये थोड़े बड़े होते हैं और ये ब्लड को पंप करते हैं। अब हार्ट जो है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में आता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक साइड पे ब्लूइश कलर से ब्लड शो किया गया है और दूसरी साइड पे हल्का सा रेड कलर से है। अब ये जो पिंक कलर जो है वो शो किया हुआ है, ये जो ब्लू कलर है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिपिक्ट करता है, उसको दिखा रहा है। जो पिंकिश कलर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है। अब ये जो हार्ट है हमारा, इसमें जो राइट साइड है यानी जो ब्लू कलर से शो किया है ये हिस्सा, इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो लेफ्ट साइड है जो हमने पिंक कलर से शो किया है इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जो एट्रियम है, राइट एट्रियम है, उसमें पोर करती हैं, उसमें डालती हैं। उसके बाद जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से फिर वो आगे मूव करता है, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहीं पर भी मिक्स नहीं होता हमारी बॉडी में। आप हार्ट में भी देख सकते हो कि राइट और लेफ्ट हिस्से के बीच में एक जो सेप्टम है, एक पतली सी मेम्ब्रेन बनी हुई है, सेप्टम यहाँ मार्क किया हुआ है, डिवाइडिंग वॉल है। ये जो सेप्टम है ये राइट और लेफ्ट हिस्सा जो है हार्ट का इसको अलग रखती है ताकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कभी मिक्स ना हो। नाउ नेक्स्ट इज, अब ब्लड किस तरह से हमारे हार्ट में मूव करता है। सबसे पहले हमारे शरीर के जितने भी वेन्स हैं फ्रॉम अपर बॉडी मीन्स जो चेस्ट कैविटी है, हेड वाला एरिया है, इसको हम अपर बॉडी कहते हैं, एंड फ्रॉम द लोअर बॉडी मीन्स जो हमारा एब्डोमेन, लेग्स वाला जो रीजन है ये हमारा लोअर बॉडी है। तो इन दोनों जगह से जो वेन्स हैं सारी वो इकट्ठी होके 2 मेन वेन में बदल जाती हैं जिनको हम कहते हैं वेना कावा। फ्रॉम अपर बॉडी एक वेना कावा आएगी और फ्रॉम लोअर बॉडी दूसरी वेना कावा आएगी। जो अपर बॉडी से वेना कावा आती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो लोअर बॉडी से आती है उसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। ईजी है याद करने के लिए, अपर मीन्स सुपीरियर जो है
तो उसको हम थोड़ा जो बढ़िया होता है चीज़ कहते हैं सुपीरियर है, अपर क्वालिटी है, और इसी तरह लोअर मीन्स इन्फीरियर। तो ये ईजी है आप लोगों के लिए याद करना। अपर बॉडी से जो वेना कावा आएगी वो सुपीरियर वेना कावा है, और लोअर बॉडी से जो वेना कावा आएगी वो इन्फीरियर वेना कावा है। तो जब ये वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, तो राइट एट्रियम जब रिलैक्स करता है, जब ये रिलैक्स करेगा तो ये चेम्बर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उस समय पे वेना कावा जो है वो इस ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में डाल देती हैं। उसके बाद ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे जो वेंट्रिकल है, आप देख सकते हो वहाँ पे वॉल्व्स शो किए हुए हैं, थोड़ी सी ओपनिंग दिखाई हुई है। तो ये जो वॉल्व्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल्व्स पे प्रेशर पड़ेगा और ये जो वॉल्व्स हैं ये खुल जाते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब यहाँ से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से, ये आप देख सकते हैं वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज की ओपनिंग शो की हुई है। तो ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पुश हो जाएगा, वो ब्लड को पुश करेगा इनटू दी पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये आगे जाती हैं लंग्स में। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में क्या होगा, ये हमने पिछले सेक्शन में रेस्पिरेशन में पढ़ा था। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में ट्रांसफर कर देता है, और जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में यानी लंग्स में चली जाती है। सो लंग्स में जब ये ब्लड जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है, और ये ऑक्सीजन लेके ये ब्लड वापस से फिर हार्ट में आएगा, क्योंकि अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये हमारी सारी बॉडी में पंप होना है। तो पंप कौन करेगा, हार्ट को ही पंप करना है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दोबारा से हमारे हार्ट में वापस आता है, पर अब किस हिस्से में आएगा, अब ये आएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी इन दी लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होगा। सो लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स करेगा तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें डाल देगी। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जो वाल्व्स है वो खुल जाएंगे और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को पुश करेगा इनटू दी एओर्टा। अब ये जो एओर्टा आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, मेन आर्टरी हम इसको कहते हैं एओर्टा। अब आगे जो एओर्टा है ये आगे फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में, छोटी छोटी आर्टरीज में बढ़ती है और ये ब्लड को बाकी हमारे शरीर के जो हिस्से हैं वहाँ तक लेके जाती है। तो आर्टरीज जो हैं ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे सारे शरीर तक पहुँचा देती हैं। एक एक सेल तक ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पहुँचता है। फिर अब जब ये ब्लड सेल्स में जाएगा तो क्या होगा, सेल में सेल विल टेक अप दी ऑक्सीजन। ये भी हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि सेल जो है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सेल तक पहुंचेगा ये ब्लड तो वहाँ पर भी सेल ऑक्सीजन ले लेंगे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो इस ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। तो अब ब्लड फिर से क्या हो गया, ऑक्सीजन उसमें से कम हो गई और उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। तो अब क्या हो गया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा से फिर हार्ट में आएगा, हार्ट के राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो लंग्स में जाएगा दोबारा से ऑक्सीजन लेने के लिए, और फिर से दोबारा वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आएगा। और इसी तरह से ये जो साइकिल है ये लगातार चलता रहता है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लगातार हमारे हार्ट में आता है और हार्ट पंप करके उस ब्लड को अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे इस डायग्राम में जो सर्कुलेशन साइकिल है उसको बहुत डिटेल में शो किया गया है। यहाँ पे जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लंग्स में लेके जा रही है,
और लंग्स से वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होके, जो रेड कलर ब्लड है वो वापस हार्ट में आ रहा है। अब ये जो सर्कुलेशन का पार्ट है जहाँ पे हार्ट जो है वो लंग्स में ब्लड भेजता है और वापस हार्ट में आता है, इस सर्कुलेशन साइकिल को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो रेड कलर का ब्लड शो किया है, ये हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ, एओर्टा से होता हुआ ये आगे जाता है सारे बॉडी पार्ट्स तक, ब्लड हमारे सारे बॉडी टिश्यूज तक जाता है। और उसके बाद वहाँ से डीऑक्सीजनेट होके सारे टिश्यूज को ऑक्सीजन देके ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस हार्ट में आता है। तो ये जो बॉडी में सारी सर्कुलेशन हो रही है, हार्ट से जो ब्लड बॉडी में जाता है और वापस हार्ट में आता है, इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एक बार फिर से हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कि जब हमारा राइट एट्रियम रिलैक्स होता है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिर राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पुश करेगा ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो लंग्स में जाएगा और वहाँ पे वो ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड देके, यानी कि ऑक्सीजनेट होके वो ब्लड वापस आएगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा तो उसमें ब्लड आएगा। फिर उसके बाद जब लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स करेगा तो उसमें पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा। और उसके बाद जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड को पुश करेगा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को भेजता है एओर्टा में, हमारी मेन आर्टरी में। और यहाँ से जो ब्लड है इट इज कैरीड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब आपने पीछे देखा कि अगर एक जो सर्कुलेशन है, एक बार जब ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होना है तो उसके लिए उसे हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वो लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए, फिर वो वापस हमारे हार्ट में आएगा, फिर वो एओर्टा के थ्रू निकलेगा। मतलब एक सर्कुलेशन साइकिल के लिए जब एक बार हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचनी है, उसके लिए जो ब्लड है उसे 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ता है। पहले वो राइट वेंट्रिकल में राइट साइड ऑफ द हार्ट आता है, फिर वो हार्ट से निकल जाता है, फिर वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आता है, फिर वो एओर्टा के थ्रू बाहर निकलता है। नाउ दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। जो हार्ट है, जो ब्लड है, उसे हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है एक सर्कुलेशन साइकिल के लिए। सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये जो डबल सर्कुलेशन है ये बर्ड्स में और मैमल्स में ये पाई जाती है, ताकि जो मिक्सिंग है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, इसको रोका जा सके। जो बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स्ड रहता है, चाहे बाहर ठंड है चाहे गर्मी है, हमने हमेशा अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। और उसके लिए हमारे शरीर की बहुत सारी जो एनर्जी है वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने में यूज़ होती है। सिमिलरली बर्ड्स ऑल्सो, उन्हें भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, फ्लाइट के समय एनर्जी की ज़रूरत है। तो मैमल्स और बर्ड्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मिक्सिंग है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, उससे एफिशिएंसी हमारे सिस्टम्स की लो हो सकती है। सो दैट इज़ वाई जो डबल सर्कुलेशन है, इससे ये फ़ायदा होता है कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो है वो कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स नहीं होती और सेल्स और टिश्यूज़ को लगातार एक बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो कॉन्टीन्यूसली जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि जब हम अपने जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनमें देखें, जैसे फिश है या फ्रॉग्स हैं, उनका जो हार्ट चेम्बर्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फिश के 2 चेम्बर्स होते हैं, 2 हार्ट चेम्बर्स हैं, और इसमें जो ब्लड है वो एक ही बार गुजरता है उस हार्ट से, सिंगल सर्कुलेशन साइकिल है। और यहाँ पे जो मिक्सिंग है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी थोड़ी बहुत मिक्सिंग यहाँ होती है। इसी तरह से अगर हम एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स में देखते हैं, एम्फीबियंस यानी फ्रॉग्स में या स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर 2 एट्रियम्स हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और नीचे एक वेंट्रिकल है।
तो यहाँ पर भी जब एट्रियम में राइट एट्रियम जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है तो उसके बाद वेंट्रिकल में जाके जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। तो इससे जो एफिशिएंसी है इन ऑर्गेनिजम्स की थोड़ी लो रहती है, जबकि बर्ड्स और मैमल्स में ऐसी मिक्सिंग कहीं भी नहीं होती, इसलिए उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी रहती है और एफिशिएंसी जो है इन ऑर्गेनिजम्स की वो ज़्यादा रहती है। तो ये जो था हमारा हार्ट और उसका जो सर्कुलेशन साइकिल है और कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन हार्ट विद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और फिश के साथ कैसा कंपैरिजन है। आगे हमारा जो तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट वो ट्यूब्स या वो पाइप्स जिनमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। तो उन ब्लड उन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और इनमें कोई वैल्व्स नहीं होते हैं जो ब्लड फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए, दे डू नॉट हैव एनी वैल्व्स, और इनमें जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। आर्टरीज जो हैं इसमें से पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड लेके जाती है, सिर्फ वही एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, अदरवाइज सारी जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। दूसरी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो हैं वेन्स। वेन्स जो हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं, इनकी जो वॉल है काफ़ी पतली होती है और इनमें जगह जगह पे वैल्व्स होते हैं जो कि ब्लड के जो बैक फ्लो है उसको रोकते हैं, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड है वो बहुत लो प्रेशर से मूव करता है और इन्होंने सारे जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से ब्लड इकट्ठा करके लेके आना होता है, तो देयर आर चांसेस कि वो ब्लड वापस फ्लो कर जाए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो वेन्स हैं इनमें वैल्व्स होते हैं। ये वैल्व्स एक बार जब ब्लड मूव कर गया तो उसके बाद ये वैल्व्स बंद हो जाते हैं और ब्लड जो है वो बैक फ्लो नहीं कर सकता, और ये जो वैल्व्स हैं ये आर्टरीज में नहीं होते और वेन्स में जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। अब यहाँ पर भी पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो हार्ट से ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है टू लेफ्ट एट्रियम। दैट इज द ओनली वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज बाकी जो सारी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। So except pulmonary vein, all veins they carry deoxygenated blood. Third, जो आप यहाँ पे नेटवर्क देख सकते हैं, आर्टरीज जो है वो आगे पतली पतली और ट्यूब्यूल्स में ब्रेकअप होती हैं, डिवाइड होती हैं। ये जो पतली पतली ट्यूब्यूल्स हैं इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। ये टिश्यूज़ तक जो मटेरियल पहुँचाना है वो कैपिलरीज के थ्रू पहुँचता है। ये सिंगल सेल वॉल्ड होती हैं, सिंगल सेल की लाइनिंग होती है इनकी, जिसके कारण जो मटेरियल है वो बड़ी आसानी से इनके थ्रू आ जा सकता है और ये बड़े इजीली मटेरियल सेल्स तक पहुंचा देती है और सेल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो मेन जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है बिकॉज दे आर थिन वॉल्ड, और यही कैपिलरीज फिर मिल के इकट्ठी होके आगे वेन्स बनाती हैं। अब ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। ये भी ट्रांसपोर्टेशन जो है मटेरियल्स की वो एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है। लिम्फ जो है ये बेसिकली हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो जगह होती है वहाँ पे फिल करता है। ये बेसिकली ब्लड वेसल्स में से ही जो प्लाज्मा है वो बाहर निकल जाता है और वो टिश्यूज़ के बीच की जगह को भर देता है, पर इसमें प्रोटीन्स और कम होते हैं और ये इसका कलर भी येलो नहीं होता, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। और ये इस तरह से लिम्फेटिक कैपिलरीज आप देख सकते हैं। हमारी बॉडी में लिम्फ को कैरी करने के लिए भी छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं जो इस तरह से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें लिम्फ वेसल्स कहते हैं और ये ब्लड कैपिलरीज के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन में होते हैं। आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स के साथ ही प्रेजेंट होते हैं और ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने में, कुछ वेस्ट मटेरियल्स कैरी करने हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनीज़ के बीच अगर कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है तो उसमें ये जो लिम्फ है ये बहुत मदद करता है। तो ये तो था हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से काम करता है और कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। आगे है प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स है वो किस तरीके से होता है। प्लांट्स में
आपने 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा है, 2 टिश्यूज़ हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। एक है जाइलम जो कि वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, और दूसरा है फ्लोएम जो कि फूड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले हम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट डिस्कस करते हैं इन प्लांट्स। जाइलम टिश्यू जो है, ये 4 इसमें सेल्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो 4 तरह के जो इसके सेल्स हैं वो हैं वेसल्स, ट्रकीट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इनमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वही एक लिविंग सेल है, बाकी जो तीनों सेल्स हैं ये डेड सेल्स होते हैं। अब इसमें वेसल्स और ट्रकीट्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन होके ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स मूव करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा खाना और पानी स्टोर करने में मदद करता है, और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो इन्हें सपोर्ट करता है। सो व्हाट हैपन्स जब वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं तो रूट पे क्या काम हो रहा है? प्लांट रूट जो है वो सॉइल के अंदर जो आयंस हैं उन्हें एनर्जी लगा के एक्टिवली एब्जॉर्ब करती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वो एनर्जी यूज़ करती है। सो जो हमारे रूट के एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मिस वाले जो सेल्स हैं, ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, और एटीपी की मदद से जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, उन्हें वो अंदर की तरफ खींचते हैं। अब जब अंदर सॉल्ट्स आएंगे रूट के, तो अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो पानी है वो भी रूट से अंदर आना शुरू कर देता है। तो वाटर ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग इनटू द रूट, और ये जो पानी है ये रूट के अंदर आता है, अलॉन्ग विद मिनरल्स भी आ गए। अब इसके बाद ये पहुंचता है जाइलम वेसल्स तक। तो जाइलम वेसल्स तक पानी और मिनरल्स दोनों पहुंच गए। अब जो पानी अंदर आ रहा है वो एक तरह से अपने आगे वाले जो पानी उसको प्रेशर लगाता है। तो वाटर जो है ये प्रेशर क्रिएट करता है, और ये अपने आगे वाला जो पानी है उसको मूव करता है, उसको आगे को धक्का देता है। तो जिससे एक रूट प्रेशर क्रिएट होता है, और पानी जो है वो ऊपर की तरफ वेसल्स में मूव करना शुरू कर देता है। बट ये जो रूट प्रेशर है ये बहुत कम होता है, और इससे जो लंबे लंबे हम देखते हैं इतने टॉल ट्रीज हैं, वहाँ तक भी पानी जो है एक एक पत्ते तक, टॉप का जो सबसे ऊपर का पत्ता होगा वहाँ तक भी पानी पहुँच रहा है। तो ये अकेला रूट प्रेशर से जो पानी है वो नहीं जा सकता। उसके साथ साथ ट्रांसपीरेशन जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में पत्तों की सरफेस से जो स्टोमेटा होता है, पत्तों के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स हैं, इनसे लगातार जो पानी है वो निकलता रहता है। अब इससे क्या होगा, जो स्टोमेटा के पास जो सेल्स हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, उनमें पानी की कमी हो जाएगी। तो जब उनमें पानी की कमी हो जाएगी, लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और उनके जो पीछे वाले जो सेल्स हैं उनमें पानी ज़्यादा है तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो उनके जो बाकी जो पीछे वाले जो सेल्स हैं वहाँ से पानी जो है वो गार्ड सेल्स में मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो गार्ड सेल्स हैं उनमें पानी पूरा हो जाएगा। अब उन सेल्स में जो लीफ के बाकी सेल्स हैं उनमें पानी की कमी हो गई, तो वो क्या करेंगे, वो पत्तों के अंदर जो वेन्स होती हैं, जो लाइनें होती हैं पत्तों में, जो वेन्स हैं उससे वो पानी लेंगे, वो वेसल्स और ट्रकीड्स होते हैं, तो उनमें से वो पानी लेंगे। तो अब उन वेसल्स में पानी की कमी हो गई तो वो अपने नीचे वाले सेल से पानी खींचेंगे। तो इस तरह से एक तरह का चेन बन जाता है, और हर ऊपर वाला जो सेल है वो अपने नीचे वाले सेल से पानी खींचना शुरू कर देता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल इस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जब हम एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी पानी पीते हैं तो हम जो हवा है उसको ऊपर की तरफ सक करते हैं, तो एक तरह का पुल क्रिएट होता है जिससे वो जो लिक्विड है वो उस स्ट्रॉ में मूव करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल इसी तरह का एक पुल क्रिएट किया जाता है प्लांट के अंदर, जिससे जो पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ खींचता चला जाता है, और जितनी मर्जी ऊपर तक की हाइट हो, जो प्लांट है वो बड़ी आसानी से उस पानी को ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो इस तरीके से जो ट्रांसपीरेशन है वो पानी को ऊपर की तरफ मूव करने में मदद करती है। अब क्योंकि ये पुल ट्रांसपीरेशन की वजह से क्रिएट हुआ है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन जो है इसके 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं प्लांट में। एक तो है टेम्परेचर रेगुलेशन,
लगातार जो प्लांट पानी लूज करता है तो इवेपोरेशन होती है, तो इस इवेपोरेशन से जो प्लांट है उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है। और दूसरा, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ट्रांसपीरेशन के मदद से ही ऊपर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। प्लांट में जो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन है वो है खाने का। वाटर एंड मिनरल्स के अलावा खाना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहिए। अब ये जो खाने की मूवमेंट है इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये फ्लोएम की मदद से होती है। फ्लोएम जो है इसके 4 सेल्स हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, 4 सेल से मिलकर बना हुआ है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब इसमें जो सीव ट्यूब्स हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये एक के ऊपर एक जो जॉइन होते हैं पाइप के छोटे टुकड़ों की तरह और एक लंबी पाइपलाइन तैयार करते हैं, जबकि जो कंपेनियन सेल्स हैं या फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये खाने और पानी को स्टोर करने का काम करता है, और फ्लोएम फाइबर्स जो है वो सपोर्ट करते हैं टिश्यू को। इसमें फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये सिर्फ डेड टिश्यू है, बाकी जो तीनों जो सेल्स हैं वो लिविंग हैं। अब यहाँ पे जो फ्लोएम में जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ये ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके से हो सकती है। एक तो पत्तों में खाना बना तो पत्तों से ये खाना स्टोरेज ऑर्गन्स में जाएगा, जहाँ पे स्टोर होना है। सपोज रूट में स्टोर होना है खाना तो वो रूट में जाएगा। फिर उसके बाद जब प्लांट ग्रो करता है या उसमें नए फूल आते हैं या नए फ्रूट्स आते हैं तो उसे खाने की ज़रूरत है। फिर वो स्टोरेज ऑर्गन से वो जहाँ पे ग्रोथ हो रही है ये खाना वहाँ पे पहुँचेगा। तो इस तरह से जो फूड है वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। यहाँ पे एक जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका डिफरेंस बताना ज़रूरी है कि वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएंगे, वो रूट से पत्तों की तरफ ही जाएंगे, कभी भी पानी वापस नहीं आएगा। सो देर इज़ ओनली यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। जो वाटर और मिनरल्स हैं उनकी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है, जबकि खाना जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है। पत्तों से जहाँ बन रहा है वहाँ से स्टोरेज ऑर्गन तक जाता है, स्टोरेज ऑर्गन से दोबारा लीव्स में आ सकता है अगर उन्हें ज़रूरत है, या वहाँ से किसी नए पार्ट में जा सकता है जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है। तो जो फूड है वो अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब ये जो खाने की ट्रांसपोर्टेशन है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स ये एनर्जी की मदद से ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। जो सीव ट्यूब्स हैं वो एनर्जी यूज़ करती हैं खाने को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो इसमें अब मूवमेंट किस तरीके से होती है? जो सीव ट्यूब्स हैं वो खाना एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे सपोज लीफ में खाना बना तो वहाँ से लीफ में खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर ग्लूकोज के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके पहले सुक्रोज बनाते हैं। फिर ये सुक्रोज जो है सीव ट्यूब्स वो सुक्रोज जो है यानी शुगर जो है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके तो उसके अंदर शुगर का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई, तो नाउ इट विल टेक अप वाटर। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो सीव ट्यूब्स हैं उनमें पानी भी भर जाता है, तो जिससे एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है, और इस प्रेशर की वजह से जो खाना है, पानी है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये तो था ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से होती है और कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, और प्लांट्स में किस तरीके से होती है। अब अगला जो हमारा सिस्टम है वो है एक्सक्रीशन। अब इतने सारे सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी में हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेस्ट ज़रूर इकट्ठा होता है, और ये जो वेस्ट है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट के फॉर्म में इकट्ठा होता है, और इसे शरीर से बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये वेस्ट हमारे शरीर में डिपॉजिट हो गया तो उससे हमारा जो बॉडी है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी, और इससे कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। तो ये जो रिमूवल है मेटाबॉलिक वेस्ट का फ्रॉम बॉडी, इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो नाइट्रोजिनस फॉर्म में है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि न्यूट्रिशन में जो इजेशन होता है और यहाँ पे जो एक्सक्रीशन है ये 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ये जो रिमूवल है ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है ये उसका रिमूवल है, जबकि इजेशन डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है या उस समय में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो वेस्ट रिमूव होता है। तो इजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्रीशन। नाउ नेक्स्ट इज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं
वो अपना जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो सीधा डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो सीधा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है एनवायरनमेंट का, और हमारे जो सेल्स हैं तो यहाँ से जो वेस्ट है वो एक तरीके से एक किसी ऑर्गन की मदद से वो बाहर निकालना ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में जो ऑर्गन एक्सक्रीशन करता है वो है किडनीज। किडनीज जो हैं वो इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती हैं। अब किडनीज के साथ साथ देयर इज़ अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स वो ट्यूब्यूल्स हैं जो किडनीज से जो यूरिन है उसे यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती हैं। और यूरिनरी ब्लैडर वो स्टोरेज ऑर्गन है जो यूरिन को टेम्पररीली स्टोर करता है। और यूरेथ्रा जो है ये वो पार्ट है जो कि उस यूरिन को रिमूव करने का काम करता है। अब किडनी के अंदर जो यूरिन बनता है, यानी कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो बेसिकली जो यूरिन फॉर्मेशन का या जो वेस्ट रिमूव करने का जो काम है वो नेफ्रॉन करता है। तो ये एक नेफ्रॉन यूनिट है, और किडनीज में ऐसी मिलियंस ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट हैं। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ देखेंगे। इसमें सबसे पहले एक बोमैन्स कैप्सूल है। ये जो बोमैन्स कैप्सूल है ये एक कप शेप का पार्ट है, एक ट्यूब्यूल का, जहाँ एंड हो रही है उस वहाँ पे कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, और बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये वेस्ट को किडनीज तक लाने का काम करते हैं, क्योंकि जितना भी वेस्ट है, अब हर एक सेल में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो किडनीज तक कैसे पहुंचेगा, तो वो ब्लड में डिसॉल्व होके जो वो सारा वेस्ट है वो किडनीज तक पहुंचता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है, जिससे जो यूरिन है, जो फिल्ट्रेट है वो जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है और यूरिन बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल के बाद एक लंबी सी ट्यूब्यूल है जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल पार्ट है नेफ्रॉन का, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो ट्यूब्यूल है, ये जो मुड़ी हुई ट्यूब्यूल है, ये दो जगह से मुड़ी हुई होती है। तो जो पहली ट्यूब्यूल है, जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, उसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हेनलेज लूप से पहले आती है। उसके बाद आता है हेनलेज लूप। आप एक स्ट्रेट यू शेप का जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं, यहाँ पे येलो कलर में यू शेप स्ट्रक्चर है, ये हेनलेज लूप है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट है हेनलेज लूप के ऊपर। इसके बाद ये जो येलो कलर ट्यूब्यूल है आगे जाके फिर ये कॉइल हो जाती है, और वो पार्ट जो है ट्यूब का वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद एक स्ट्रेट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें कि अलग अलग नेफ्रॉन्स जो हैं, जो फिल्टर उन्होंने किया होता है, ब्लड को फिल्टर किया होता है, तो वो फिल्ट्रेट जो है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा करते रहते हैं, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके यूरेटर में जो यूरिन है उसको पोर करती हैं, उसमें डालती हैं। तो चलिए अब हम उसी डायग्राम को थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, और ये देखते हैं कि एक्सक्रीशन एक्चुअली होती कैसे है। तो यहाँ पे आप बोमैन्स कैप्सूल, वो जो येलो कलर का सी शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो बोमैन्स कैप्सूल है, और उसके अंदर आप देखेंगे ब्लड वेसल्स जो हैं, जो कैपिलरीज हैं, वो उस बोमैन्स कैप्सूल के अंदर कॉइल हुई हैं, वो ग्लोमेरुलस है। अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हैं, जिसकी वजह से ब्लड बहुत हाई प्रेशर से इन ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो इतने हाई प्रेशर पे ज़्यादातर जो ब्लड में से पानी और जो शुगर्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो और वेस्ट मटेरियल है, वो सारा का सारा वो बोमैन्स कैप्सूल में आ जाता है, और ये फिल्ट्रेशन की तरह होता है, जैसे छन्नी से हम चाय छानते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का। तो ये फिल्ट्रेशन, अब क्योंकि ये हाई प्रेशर पे हो रही है तो इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद अब आप बोमैन्स कैप्सूल के बाद आप एक ट्यूब्यूल देख रहे हैं जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, यही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो हमने पहले देखी थी। वहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पे आप इसको सिंपल फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और इसके बाद नीचे वो यू शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो हेनलेज लूप है, या लूप ऑफ हेनले इसे कहते हैं। अब जब ये फिल्ट्रेशन होती है
ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल में तो बहुत सारा पानी जो है वो एज अ फिल्ट्रेट निकल जाता है, वेस्ट होते हैं उसमें, उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं और भी इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं। बट इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, जैसे ग्लूकोज तो हमारा खाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये दोबारा इसमें से जो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन हेनलेज लूप। तो हेनलेज लूप में जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये दोबारा से जो ज़रूरी चीज़ें उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ साथ पानी को भी रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ से जो एक्सेस वाटर है वो भी दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो यूरिन है वो आगे जाता है। इसके बाद हेनलेज लूप के बाद अब जो आगे आप कॉइल्ड ट्यूब्यूल देख रहे हैं वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ी हुई है। अब जो हेनलेज लूप है यहाँ पे बहुत सारी जो रीएब्जॉर्प्शन है दोबारा होती है। आप इस चीज़ को अगर रिलेट कर सकते हैं, हमारे शरीर में एक दिन में 180 लीटर का जो फिल्ट्रेट है वो बोमैन कैप्सूल तैयार करता है। मतलब 180 लीटर हमारा जो फिल्टर, जो ब्लड फिल्टर होता है उससे 180 लीटर यूरिन तैयार होता है, बट 180 लीटर हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होता। सो ये जो इतना सारा जो फिल्ट्रेट तैयार हो रहा है, इतना सारा जो वेस्ट निकलता है, वो उसमें से ज़्यादातर जो है वो हेनलेज लूप में रीएब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ उतना ही बाहर निकलता है जो कि वेस्ट है। जो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए वो वापस हमारे शरीर में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन है वो फिर यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर्स में जाता है और यूरेटर्स से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उस यूरिन को टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं जब तक कि हमें अर्ज ना हो यूरिनेशन की, जब तक हम उसे पास आउट ना करना चाहें, और उसके बाद वी कैन पास इट आउट। सो दिस इज हाउ जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। अब आप लोगों ने डायलिसिस के बारे में सुना होगा। डायलिसिस क्या होता है? कई बार किसी पर्सन की जो किडनी है वो ठीक से काम नहीं कर पाती और वो वेस्ट जो है उसे रिमूव नहीं कर सकती, बट ये वेस्ट जो है ये हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं हो सकता। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है अगर हमारे शरीर ने नॉर्मल फंक्शन करना है। सो एक डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस किया जाता है। मशीन की मदद से जो ब्लड है उसे एक मशीन के थ्रू पास किया जाता है। आप यहाँ पे डायलिसिस यूनिट देख सकते हैं। तो जो वेन्स का ब्लड है वो उसको एक मशीन के थ्रू पास करते हैं और इसमें ये जो येलो कलर का फ्लूइड है ये डायलिजिंग फ्लूइड है। ये बिल्कुल हमारे ब्लड प्लाज्मा की तरह इसकी कॉन्सेंट्रेशन रखी जाती है और इससे जो वेस्ट इसमें निकलता है ब्लड से, जो वेस्ट है उसको दूसरी बॉटल में फिल किया जाता है और फिर जो प्योरीफाइड ब्लड है उसको दोबारा शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जब किडनीज काम नहीं कर रही हैं तो आर्टिफिशियल जो डायलिसिस मशीन है इसकी मदद से जो वेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है। जो बहुत ही क्रिटिकल किडनी पेशेंट्स हैं जिनका जो बॉडी है वो बिल्कुल भी वेस्ट रिमूव नहीं कर पाती, तो उन्हें फिर डायलिसिस, रेगुलरली डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है ताकि उनके शरीर से जो वेस्ट है वो बाहर निकल सके। तो ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। आगे है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें भी जो इतने सारे प्रोसेसेस चलते हैं उसकी वजह से बहुत सा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। सो प्लांट्स जो है वो अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं टू गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो प्लांट्स के लिए एक बाय प्रोडक्ट की तरह है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की तरह है, तो उसे वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर देते हैं। सेकेंड, प्लांट्स जो है वो लगातार जो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, उसे ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में वो भी स्टोमेटा के थ्रू लगातार उसको रिमूव करते रहते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो वेस्ट सब्सटेंसेस को लीव्स में स्टोर कर सकते हैं, जो कि गिरने वाले होते हैं जो पत्ते, उनमें स्टोर करते हैं, और जब वो पत्ते गिरते हैं तो वो जो वेस्ट मटेरियल उनके साथ ही रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं उनमें वेस्ट प्रोडक्ट जो गोंद हैं या रेजिन्स हैं या इस तरह का कोई भी पदार्थ जो प्लांट से निकलता है उसके फॉर्म में भी जो सक्रीशंस हैं उसके फॉर्म में
जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। ऑल्सो कुछ प्लांट्स जो है वो अपनी जड़ों से जो वेस्ट मटेरियल है उसको मिट्टी में रिमूव कर देते हैं। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं प्लांट्स में एक्सक्रीशन के। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में ये 4 सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा और पार्ट 2 में हमने ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।